हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का 9वां चैप्टर है विद्युत तथा परपथ। इसके पहले 8 वीडियो आ चुकी हैं और 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाई हैं। एक चैप्टर को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने, जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं विद्युत के बिना कोई भी कार्य अब संभव नहीं है। आज का जो युग है इसमें प्रत्येक चीज जो है विद्युत से संबंधित है, जैसे कि कपड़े धोने वाले मशीन, मिक्सर, इसके अलावा पंखे, कूलर, ये सभी विद्युत उपकरण हैं और बिना विद्युत के ये बेकार हैं, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं मिल सकता यदि विद्युत ना हो। तो यही बताना है। आगे लिखा है, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो टॉर्च जो है उसमें सेल होते हैं, विद्युत सेल, और उन्हीं के द्वारा जो छोटा सा बल्ब लगा होता है वह प्रकाशित होता है और हम लोगों को प्रकाश देता है। तो जब लाइट नहीं होती है यानी विद्युत चली जाती है तो इसी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है विद्युत सेल के बारे में। तो जो बैटरी में यानी टॉर्च में जो सेल थी, उसी सेल के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है विद्युत सेल। पहला टॉपिक दिया गया है विद्युत सेल। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आप सभी लोगों ने सेल देखी होगी, टीवी के रिमोट में, टॉर्च में। इसके अलावा बच्चों के खिलौने आते हैं, उनमें भी सेल लगाई जाती है, तो सेल से वे चलते हैं। तो आप सभी लोगों ने सेल देखी होगी। तो उसी के बारे में लिखा है कि आखिर ये कैसे कार्य करती है। लिखा है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर धन चिन्ह तथा ऋण चिन्ह देखे हैं? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। ये सेल होता है, आप सभी लोगों ने देखा है, ये टोपी जैसी लगी होती है ऊपर की तरफ और नीचे एक डिस्क लगी होती है। तो जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ये धनात्मक सिरा है और नीचे ऋणात्मक सिरा है। आगे लिखा है, सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, घड़ी में यदि सेल लगी हुई है, जब सेल में जो रासायनिक पदार्थ है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वह विद्युत बनाना बंद कर देती है। तो घड़ी भी काम करना बंद कर देती है, तो उस सेल को बदलना पड़ता है। तो इसीलिए सेल जो है खराब हो जाते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ जो होता है वह इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे लिखा है, टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? ये टॉर्च में ये बल्ब लगा होता है, ये टर्मिनल है,
ये तंतु है अंदर जो होता है, इसमें भी दिखाया जा रहा है। अब क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से सेल कार्य करता है और बल्ब प्रकाशित होता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि किस क्रिया के द्वारा बल्ब प्रकाशित होता है। तो लिखा है, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कौन सा भाग दीप्त है यानी प्रकाशित है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं, जो अभी आपको दिखाया था मैंने चित्र में। फिलामेंट जिसे कहते हैं, हिंदी में तंतु कहते हैं। तो यही प्रकाशित होता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। आगे लिखा है, यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को छुए ना। तो यहाँ इस चित्र में पूरा दिखाया गया है। ये दो तार हैं मोटे मोटे, जो तंतु को आधार प्रदान करते हैं। आगे लिखा है, घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। जो बल्ब आते हैं घरों में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी भी संरचना इसी प्रकार की होती है। ये बल्ब छोटा होता है और जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं वो बड़े होते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे ही तो जुड़ते हैं तार, तभी तो प्रकाश उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से बल्ब प्रकाशित होगा। तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तार इस तरीके से जोड़े जाते हैं, एक ऊपर की तरफ धनात्मक सिरे से और एक ऋणात्मक सिरे से। इस तरीके से, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। इसमें बल्ब से जुड़े हुए हैं, उसमें सेल से जुड़े हुए हैं। और यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार बल्ब प्रकाशित होगा। ये स्थिति दर्शाई गई है और पूछा गया है कि किस स्थिति में बल्ब प्रकाशित होगा। अब लिखा है विद्युत परपथ। तो विद्युत परपथ समझाया जा रहा है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र ए में तथा एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परपथ का एक उदाहरण है। यानी जिस स्थिति में बल्ब प्रदीप्त हो रहा है, तो यह जो व्यवस्था है यह विद्युत परपथ का एक उदाहरण है और यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है, विद्युत परपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब तभी प्रकाशित होगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है जिसमें बल्ब प्रकाशित दिखाई दे रहा है, तो यह एक विद्युत परपथ का उदाहरण है। आगे लिखा है, किसी परपथ में चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। तो इस प्रकार से बल्ब प्रकाशित होता है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, तो जो बल्ब है वह दीप्तमान हो जाता है। आगे लिखा है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता।
ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है। फ्यूज बल्ब इसका तंतु अछोड़ है, यानी कि तंतु जो है टूटा हुआ है, तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, चाहे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, क्योंकि परपथ जो है, परपथ में तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो तंतु है वह टूटा हुआ है। ये जो फिलामेंट है, ये वाला तार, ये अगर टूटा हुआ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। आगे विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण लिखे हुए हैं। लिखा है विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, क्योंकि जब परपथ ही पूरा नहीं होगा, जब तंतु टूटा हुआ है तो परपथ पूरा नहीं होगा, और जब परपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि बल्ब जलने के लिए विद्युत परपथ पूरा होना बहुत आवश्यक है। आगे लिखा है तो विद्युत परपथ के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है विद्युत स्विच, यानी विद्युत स्विच क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्विच आप सभी लोगों ने देखे होंगे, सभी के घरों में होते हैं। तो लिखा है घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर स्विच बनाना दिखाया जा रहा है कि आप इस तरीके से एक स्विच बना सकते हैं, और इसे बल्ब से यदि जोड़ देंगे, जब इसे ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, जब इसे बंद कर देंगे तो बल्ब भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये सेफ्टी पिन से स्विच बनाना दिखाया गया है। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। स्विच क्या है ये पढ़ना है। तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। अब जो यहाँ पर स्विच बनाना दिखाया जा रहा है, जो अपने घरों में लगे हुए हैं, वो भी बिल्कुल इसी आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो डिजाइन है वो अलग तरीके का होता है। ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ये तार जुड़े हुए हैं, ये बल्ब से जुड़ा है, और एक तरफ जुड़ा है बैटरी से यानी सेल से। ये ऊपर वाले हिस्से यानी धनात्मक सिरे से जुड़ा है, और ये यहाँ पर जोड़े गए हैं, और ये अभी बंद है क्योंकि ये सेफ्टी पिन हटा हुआ है। जब इसको जोड़ देंगे तो परपथ पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा, और जब इसको हटा देंगे तो परपथ पूरा नहीं हो पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। इसी आधार पर घर में जो स्विच लगे हैं वो भी इसी आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं ताकि करंट ना लगे, इसीलिए वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। लेकिन इनके कार्य करने का जो तरीका है वह इसी आधार पर है जैसा इसमें बताया गया है। तो स्विच के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे, क्योंकि धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है मान लीजिए परपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। आप क्या सोचते हैं, इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सूती धागे से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आगे लिखा है विद्युत धारा प्रवाह के लिए परपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर पता लगाने के लिए बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और जिनसे नहीं होती है। उसके पहले आप लोग ये टॉर्च का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आंतरिक आरेख दिखाया गया है टॉर्च का, कि अंदर जो
सेल और ये सब तार वगैरह लगे होते हैं तो वही दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए 2 सेल आप देख सकते हैं, एक ये सेल लगा है, एक ये सेल लगा है। इसका जो धनात्मक सिरा है पहली वाली सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। इसका जो ऋणात्मक सिरा है यहाँ से एक वायर जोड़ा गया है, ऊपर ले जाया जा रहा है बल्ब के पास, और यहाँ ये बल्ब में जुड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इस सेल का एक ये हिस्सा है जो धनात्मक, ये भी बल्ब से जुड़ा हुआ है। ये परावर्तक है, ये प्लास्टिक का आवरण है। टॉर्च आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो ये प्लास्टिक का आवरण है। ये स्विच है, यहाँ पर इसको आगे पीछे करते हैं तो जब आगे कर देते हैं तब परपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। फिर से पीछे कर देते हैं तो परपथ टूट जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्लाइड स्विच है। तो ये आंतरिक आरेख दिखाया गया है टॉर्च का। आगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि किन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखा है क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत पर्पज से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था में पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, पदार्थों को परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कि नहीं, इसकी जांच करनी है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये चाबी लगी हुई है। इसका तार का एक सिरा इस तरफ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। परपथ पूरा हो जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे पदार्थ बताए गए हैं, क्या क्या प्रयोग करना है। सिक्के, सिक्के से बल्ब जलेगा यदि धातु का सिक्का है। कॉर्क, रबड़, रबड़ से नहीं जलेगा। कांच से भी नहीं जलेगा। चाबी है, धातु की होती है, इससे जल जाएगा। पिन से बल्ब जल जाएगा, प्लास्टिक से नहीं जलेगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और एक एक करके स्पर्श कराकर देखना है कि किस स्थिति में बल्ब जल रहा है। और यहाँ इस सारणी में भरना है, तो हमें ये भरनी नहीं है, ये बच्चों के लिए दी गई है। आगे लिखा है परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। यानी जिन पदार्थों को लगाने से विद्युत बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ, तो वो पदार्थ जो है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो ये पदार्थ कहलाते हैं विद्युत रोधक। यही आगे लिखा हुआ है। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं, और जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वह होते हैं विद्युत रोधक। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन विद्युत रोधक है। तो जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने दे वह कहलाएगा विद्युत रोधक, और जो अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होने दे वह कहलाएंगे विद्युत चालक। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि वायु विद्युत रोधक है कि विद्युत चालक, तो आपको याद रखना है वायु विद्युत रोधक होती है। यहाँ लिखा भी है, ये देखो, वायु जो है विद्युत रोधक है। आगे लिखा है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए तो आप लोगों ने अपने घर में देखा ही होगा, स्विच हैं, विद्युत प्लग हैं, ये सभी क्या हैं, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और विद्युत तारों के ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है, स्विच का ऊपर का भाग, प्लग के ऊपर का भाग, ये सभी क्या हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि किसी को करंट ना लगे, क्योंकि ये विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं।
यहाँ पर एक चेतावनी और दी गई है। क्या लिखा है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। तो आज का ये लेसन जो है अच्छा लेसन था। इसमें सेल के बारे में जाना, विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में जाना। तो इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है, कौन सा पदार्थ विद्युत रोधक है। तो ये सभी कुछ आप लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी डाउट हो, अभी तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं, आपको किसी भी लेसन में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।